नमस्कार। मैं भोपाल से सुनीता प्रकाश अपनी लघु कथाओं के साथ आपके सम्मुख उपस्थित। इसका श्रेय आरण्य साहित्यिक समूह की संस्थापिका डॉक्टर मीनू पांडे नयन को जाता है। मैं तहे दिल से उनकी आभारी हूँ। मेरा संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। मेरा जन्म कानपुर में हुआ। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा भी कानपुर में हुई और मैंने एमए अर्थशास्त्र में किया। वर्तमान में मैं देश के सर्वोच्च बैंक में अधिकारी पद पर पदस्थ हूँ। बैंक की सेवा के सिलसिले में मेरी पोस्टिंग भारत के कई प्रमुख शहरों में हुई, जिसमें दिल्ली, भोपाल, कानपुर शामिल है। मेरे लेखन का सफर बैंक से प्रारंभ हुआ। मेरी कई कविताएं, लेख बैंक में समय समय पे बैंक की पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे और मेरा उत्साहवर्धन इस प्रकार होता रहा। लेखन के साथ साथ मेरा जुड़ाव संगीत से है। विशेषकर मुझे शास्त्रीय संगीत और गज़ल गायकी में बहुत रुचि है। विद्यार्थी जीवन में मैं एक प्रेरणा नामक सामाजिक संस्था से जुड़ी थी और इसके अंतर्गत मैंने प्रौढ़ शिक्षा में काम किया। आज भी मैं नन्हे मुन्ने बच्चे को अपने निवास पर निशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करती रहती हूँ। मैं अपनी लघु कथाओं को आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। आप उसको सुनिएगा और आपसे गुजारिश है कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर अवश्य दें। मेरी पहली लघु कथा है सांसों का अभाव। रोज की तरह मैं सुबह टहलते टहलते सुस्ताने के लिए पार्क की कुर्सी पर बैठ गई। वहां अगल बगल खड़े विशाल नीम और बरगद की टहनियां सहेलियों की तरह आपस में अटखेलियां कर रही थीं। गर्मी के मौसम में पहली बारिश की फुहार से मिट्टी में से आती सूंधी खुशबू बहती हुई हवा में मिलकर मौसम को खुशनुमा बना रही थी। आज पार्क में पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे थे। मैंने मजदूरों से पूछा, पार्क में पेवर ब्लॉक का क्या काम? पेवर ब्लॉक के लगने से पेड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। मजदूरों ने उत्तर दिया, बड़े साहब का कहना है कि पेवर ब्लॉक लगाने के बाद गीली मिट्टी से लोगों के जूते और चप्पल खराब नहीं होंगे। मैं चुप हो गई। वहां के मनोरम वातावरण में बैठे बैठे मेरी आंखें बंद होने लगी। मैंने महसूस किया काल का मानव सामने खड़ा है। उसकी आकृति बिल्कुल अलग थी। उसके चेहरे पे लंबी सी नाक, धसी हुई छोटी छोटी आंखें, हाथ छोटे पर उसकी उंगलियां लंबी, सब मिलकर उसको बहुत घिनौना बना रही थी। मैंने घबराकर उससे पूछा, तुमको क्या हो गया है? उसने जवाब दिया, ये परिवर्तन प्रकृति के बदलने के कारण हुआ है। वातावरण में छाए जहरीली हवा से लंबी नाक ऑक्सीजन निकालने के काम आती है। कंप्यूटर में काम करने के कारण मेरी आंखें छोटी हो गई हैं और टाइपिंग के लिए लंबी उंगलियां हैं। मैं चौंक उठी और मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि मजदूर पेवर ब्लॉक नीम और बरगद के आसपास लगाने जा रहे थे। अब वहां भीनी भीनी बहने वाली हवा भीषण अंधड़ में परिवर्तित हो चुकी थी। बरगद और नीम की टहनियां भी आपस में जोर जोर से टकराकर अंधड़ के थपेड़े खाती हुई छाए झंझावात से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही थी और मैं अब अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए धरती पर योग स्थान की खोज कर रही थी। मेरी दूसरी लघु कथा है बुद्ध। आज का दिन कोई अलग नहीं है। लोग मुझे चौराहे पर खड़ा पत्थर का बुद्ध ही समझते हैं, पर आज मैं पाषाण भी पिघल रहा हूँ। यहाँ से गुजरने वाले लोगों की गैर जिम्मेदाराना हरकतें कितने हादसों को अंजाम देती हैं, अब मुझसे देखा नहीं जाता। अभी अभी एक युवा का जनाजा यहाँ से गुजरा। उसकी माँ का करुण क्रंदन मेरे पाषाण हृदय को चीरते हुए निकल गया। उसकी मौत मेरे सामने ही तो हुई थी, जब वो लाल सिग्नल पर बिना रुके लापरवाही से बाइक चलाता निकला था कि एक
गाड़ी ने टक्कर मार दी। बिना हेलमेट वो गिरा और उसकी दर्दनाक मौत घटनास्थल पर ही हो गई। गाड़ी भी किसी रसूखदार की ही थी। कानून के रखवालों की हथेलियां गर्म कर दी गई। उल्टी हवा बहने लगी है और मैं इन हादसों के शिकार उन नासमझ युवाओं के दुख में हर रोज की तरह पिघल ही रहा हूं। मेरी तीसरी लघु कथा है दुविधा। आज सुनैना के हाथों में लोकेश का पत्र फड़फड़ा रहा था। उसका चेहरा सुनैना के नजरों में घूम रहा था। क्या लिखा होगा इस पत्र में? क्या वही जो उसकी आंखों में झलकता है? सुनैना से रहा ना गया। पत्र की प्रारंभिक पंक्तियों को पढ़ते ही अनायास उसके अधरों से लजीली मुस्कान के साथ अस्फुट गीत फूट पड़े। हृदय में प्रेम की तरंगों के साथ धड़कनें भी बढ़ गईं। उसका चेहरा और भी नूरानी नजर आने लगा। दीदी सुनो ना, प्लीज 2000 रुपये कोचिंग के लिए दो ना। नन्ना जाने कब सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके होठों में फीकी मुस्कान तैर गई। अरे मैं कैसे बहक रही हूँ? मेरे बगैर इस घर का क्या होगा? पापा का जीवन तो उनकी आंखों की तरह अंधकार में हो जाएगा, पर मेरा जीवन, क्या वो भी यूं ही वीरान रहेगा? सुनैना अपने मन की कश्मकश में उलझी उस पत्र को मरोड़कर अंदर रखने के लिए मुड़ी कि एक बलिष्ठ हाथ ने उसे गुलाब थमा दिया। मैडम, क्या आप मेरे साथ अपना सुख दुख साझा करेंगी? लोकेश पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मगर मेरे पापा, मेरे भाई। सुनैना के नेत्रों में अश्रु छलक गए। वो डगमगाते कदमों से मुड़कर अपने पिता के कमरे की तरफ मुड़ी ही थी कि लोकेश की दृढ़ आवाज ने उसे चौंका दिया। मगर क्या? अरे, आपकी सभी जिम्मेदारियों को वहन करने के वचन को क्या स्टैम्प पेपर पर लिख कर देना होगा? सुनैना को लगा कि चारों तरफ से उजाला कमरे में छाता जा रहा था। मेरी चौथी लघु कथा है पपी। माँ, मुझे पपी दिला दो ना, सनी बार बार जिद किए जा रहा था। करुणा और सनी कार में बैठे थे। सामने पालतू कुत्तों की पपी नामक दुकान पर सनी की नजर पड़ी थी। करुणा सनी को समझाने का प्रयास कर रही थी, पर वो मानने को तैयार ना था। कोई विकल्प न होने पर करुणा सनी के साथ दुकान के अंदर गई। दुकानदार ने तरह तरह की प्रजाति के पपी दिखा दिए। सनी का उत्साह देखते ही बन रहा था। अंकल, वो छोटा सा पपी दिखाइए ना। अरे बच्चे, उसका एक पैर ठीक नहीं है, वो ठीक से चल नहीं सकता। करुणा ने बच्चे को टोका। सनी ने पपी को देखा। उसकी चमकती आंखें जैसे उससे कुछ कह रही थी। उसने पपी को गोद में ले लिया, स्नेह से दुलराया। पपी ने उसके सीने में मुंह छिपा लिया। सनी ने उसे गोद से उतारा। वो लंगड़ा रहा था, पर उसकी पूंछ हिल रही थी। वो धीरे से सनी के पैर से चिपक कर बैठ गया और सनी उसे प्यार से सहलाने लगा। माँ, अगर इसको कोई नहीं लेगा तो इसे कौन प्यार करेगा? सनी की आंखें भर आई थी। अब दुकानदार ने उससे कुछ कहना चाहा। सनी ने उसे रोक दिया। उसने आंसू पोंछकर पपी को गोद में उठा लिया और बोला, माँ चलो, अंकल को पैसे दो और जल्दी से डॉक्टर अंकल के पास चलो। माँ और दुकानदार अपलक उसे निहार रहे थे और वो पपी को गोद में उठाए माँ के साथ चलने को तत्पर था। धन्यवाद।